Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal. Welcome to our YouTube channel Genius Trader Hub. आज हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस मैंने जैसे बताया था मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मैंने कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट जर्नी ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये चीज़ जानेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड होती है सेबी से और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होता है उन कंपनी में, तो कैसे जाने कि वो कंपनी की जो स्थिति है कि वो कंपनी किस तरीके की है, कंपनी की स्थिति अच्छी है या बेकार है। उन सब चीज़ों को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब तक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो हम एक बेस्ट स्टॉक पिक नहीं कर सकते। उस बेस्ट स्टॉक को पिक करने के लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिससे कि हमें हेल्प होगा कि हम कोई भी शेयर्स परचेज़ करेंगे तो उस शेयर्स को परचेज़ करने से पहले हम उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, फाइनेंशियल एनालाइसिस चेक करेंगे कंपनी की कि एक्चुअल में कंपनी की क्या स्थिति है, कि ये कंपनी है अच्छी, कि इस कंपनी में हम अपना पैसा लगा सकते हैं, इतनी अच्छी है ये कंपनी, क्या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ इतना अच्छा है कि हम इस कंपनी में पैसा लगा सकें, क्या कंपनी के ऑपरेशंस में रेवेन्यू हर साल हर क्वार्टरली बेसिस रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी में लायबिलिटीज़ कम है, एसेट ज़्यादा है, कंपनी में उधारी कम है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। कंपनी ने जो मार्केट में शेयर्स निकाले हुए हैं क्या वो उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। जो मार्केट में जो शेयर्स हैं, जो बेच रही है कंपनी शेयर्स, उसकी वैल्यू अभी करंट स्टेटस से ज़्यादा है या कम है, मतलब शेयर्स की वैल्यू महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें फंडामेंटल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मैं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाऊंगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे 3-4 क्लास में मैं फंडामेंटल एनालिसिस के मॉड्यूल 3 को कवर करूंगा, जिसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कंपनी किस तरीके से बैलेंस शीट बनाती है, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, ठीक है। क्या क्या रूल्स लगते हैं, कौन से नॉर्म्स उसमें लगते हैं कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तो। और उसके बाद हम एक आईपीओ पिक करेंगे जो लेटेस्ट मार्केट में अभी आया है। कोई सा भी आईपीओ होगा, मैं एक आईपीओ का केस स्टडी उठाऊंगा कि वो जो आईपीओ में जो कंपनी ने अपना शेयर्स इशू करा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम जो कंपनी ने अपना शेयर इशू करा है, उस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि जिस कंपनी ने ये जो आईपीओ निकाला है क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है, मतलब इसमें इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन कि आपको ख़रीदना है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके हम ये जज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना चाहिए। बस हम एजुकेशन पर्पस के लिए इतना ही सीखेंगे और उसके लिए मैं एक आईपीओ पिक करूँगा और उसको पूरा एनालाइज करेंगे, सारी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करेंगे, पूरी कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, कंपनी का पूरा विज़न चेक करेंगे। उसके बाद हम
फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल कवर होने के बाद हम ये चीज़ जान जाएंगे कि हमें आईपीओ में किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए और कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए। ओके, कौन से कंपनी के शेयर्स हमें खरीदने चाहिए, अगर हमें खरीदने चाहिए तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से सीखेंगे। कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो ईज़िली सीख जाएंगे, अगर कोई नॉन कॉमर्स है वो भी सीख जाएगा, और किसी ने 12th तक भी पढ़ाई करी उसके लिए भी बहुत आसान है। तो नो इशू, कोई भी इसे सीख सकता है। बिगनर्स के लिए कोर्स मैंने बनाया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है अभी जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये है। तो मॉड्यूल 3 फंडामेंटल एनालिसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड पोजीशंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नॉर्मली अगर हम बोले एक तरीके का रिकॉर्ड्स है जो कंपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही है, उस एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और मेंटेन करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस। हम उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं। तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जो कंपनी चल रही है, एक कंपनी है टाटा मोटर्स कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर्स एक कंपनी है। अब वो कंपनी डे टू डे उसका मेन रीज़न क्या क्या, उनका बिजनेस क्या है? उनका मेन बिजनेस है गाड़ी बेचना। अब वो गाड़ी बेचते हैं, अब गाड़ी बनाते भी तो हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट आएंगी, एक्सपेंसेस आएंगी, क्या क्या चीज़ आएंगे, फिर सेल होगा, वो गाड़ी लॉजिस्टिक्स में आएगा, लॉजिस्टिक्स से सेल होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से, मतलब ये सारी इसमें डे टू डे की ऑपरेशंस की एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सब सारे इंक्लूड है इसमें, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं सब इसमें इंक्लूड है। तो वो सब एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए फॉर्मल रिकॉर्ड है कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटी, कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी का, एंड पोजीशंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। दे हेल्प इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट्स एंड रेगुलेटर्स अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ फाइनेंशियली हेल्दी इट इज़। ठीक है, मतलब इन्वेस्टरों के लिए फ़ायदा क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए। रेगुलेटर्स कौन से हो गए? सेबी हो गई। ठीक है, इन सबको समझने के लिए इन सबको समझने के लिए सहायता करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि इस कंपनी की स्थिति क्या है। कंपनी की स्थिति हेल्दी है, मतलब कंपनी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रही है जो कि बिना डेट्स के चला रही है। बिजनेस का विजन, बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, हेल्दी है, फ्यूचर में ग्रोथ है, गिर नहीं सकती, डूब नहीं सकती कंपनी। इस फाइनेंशियली स्टेटस शो करती है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं एक लाइन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड पोजीशंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। दे हेल्प इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट्स एंड रेगुलेटर्स अंडरस्टैंड्स हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ फाइनेंशियली हेल्दी इट इज़। मेन पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ मच द मनी कंपनी मेड। तो भाई सबसे पहले इसका मेन पर्पज़ क्या है कि मतलब एकदम क्लियर तुम्हें शो होगा, फाइनेंशियल्स बुक में एक्यूरेटली शो होता है, पता लगता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल में कंपनी कितना पैसा बना रही है। ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है, क्लियर पिक्चर लगता है। जैसे कि अगर हम
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से ही हमें कंपनी का पता लगता है कि कंपनी ने कितनी सेल करी मार्केट में। अब कंपनी ने कितनी सेल करी तो कंपनी ने कितने एक्सपेंस भी किए होंगे, उस एक्सपेंस को हटा के कंपनी का प्रॉफिट भी आया होगा। ठीक है, अब कंपनी का कितना प्रॉफिट है, क्या कंपनी का हर ईयर हर क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब कंपनी का ग्रो हो रहा है, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स यस इट इज़ गुड कंपनी की एवरी ईयर एवरी क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम क्लियरली दिखता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली निकालूंगा किसी एक कंपनी के एग्जांपल में, तो मैं पूरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ उस कंपनी का एक्चुअल में स्टेटस क्या है, एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही है। ठीक है, टू प्रोवाइड ए क्लियर एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ मच मनी द कंपनी मेड, फाइनेंशियल पोजीशंस, व्हाट इट्स ओन एंड ओज। मतलब कहने का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी का क्या खुद का है और कंपनी की क्या उधारी है। ओज मतलब उधारी। ठीक है, क्या कंपनी का खुद का है, क्या कंपनी की उधारी है। ठीक है, कैश फ्लो, मनी इज कमिंग एंड गोइंग आउट। कैश फ्लो हमारा क्या शो करता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बताती है क्या कंपनी के पास आ रहा है, क्या कंपनी के पास से जा रहा है। मतलब इट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेस पे बताते हैं, मॉनेटरी टर्म्स के बेस पे कि क्या कंपनी में आ रहा है, क्या कंपनी से जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो ये बताता है मनी कितना आ रहा है, मनी कितना जा रहा है। ठीक है, मेजर्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जिसमें कंपनी इनकम दिखाती है एक साइड, एक एक्सपेंस दिखाती है। अगर इनकम ज़्यादा है मतलब कंपनी का मुनाफा ज़्यादा है और खर्चे कम है तो कंपनी का प्रॉफिट आएगा। तो ये कौन दिखाता है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता है। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक टाइप हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट शोज रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम सेल्स और सर्विस, एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, कंपनी का मुनाफा कैसा निकलता है, कंपनी की जितनी बिक्री हुई है उसमें से कितना खर्चा हुआ है, जो बचा वो हमारा मुनाफा है। तो वही चीज़ बता रहा, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, नेट प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, ये मैं सही कर दे रहा हूँ उसको यार। पर्पस क्या है। ठीक है, टू मेजर परफॉर्मेंस वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना कि कंपनी अपने बिजनेस में मुनाफा कमा रही है या लॉस खा रही है। ठीक है, तो कि वो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है कंपनी का। एग्जाम्पल, इफ रेवेन्यू इज 10 लाख एंड एक्सपेंसेस आर 7 लाख, तो प्रॉफिट क्या होगा, 3 लाख। मतलब कहने के बाद कंपनी ने माल बेचा पूरे साल में 10 लाख का और खर्चे हुए 7 लाख का, तो 3 लाख का कंपनी का प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट, तो अब दूसरा क्या, एक टाइप हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस कितना है। अगर
रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो कंपनी का प्रॉफिट होना है। अगर रेवेन्यू कम है, कंपनी का एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो मतलब कंपनी को लॉस होगा। ठीक है। अब दूसरा टाइप्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, एक्चुअल में बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी। दैट इज अ स्टेटमेंट विच इज शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। इट शोज द कंपनी ओन्स एसेट्स एंड ओज लाइबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है। ये कंपनी की क्या उधारी है, कंपनी का क्या खुद का है, उस चीज़ को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट उसी चीज़ को दर्शाता है कि क्या कंपनी का एसेट्स है, क्या कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। एसेट्स मतलब जिस पे कंपनी का खुद का अधिकार है, लाइबिलिटीज़ मतलब जिस पे कंपनी का अधिकार नहीं है, कंपनी को लौटाना है किसी को। ठीक है। तो इतना समझो, वो उधारी है, एक तरीके की लाइबिलिटीज़ है, वो कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी को रिटर्न करना है किसी ना किसी को, किसी भी तरीके से। ठीक है। और एसेट्स क्या है? वो कंपनी की खुद की है। ठीक है। उसमें कंपनी का खुद का अधिकार है, उसको यूज़ करने का, उसको वटेवर इसको यूज़ करने का कंपनी का उसके पास राइट्स है, जो कंपनी के खुद का है। ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अब ये बता रहे हैं कि एसेट्स क्या से बनता है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स के खुद का कितना कैपिटल है प्लस लाइबिलिटी, इन दोनों को जोड़ के हमारा एसेट्स बनता है। ठीक है। ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी मतलब कंपनी में मालिक, कंपनी जो चला रहा है, कंपनी की खुद का कितना इक्विटी है, कंपनी के खुद के मालिक के कितना शेयर्स है, ओनर्स की कितनी इक्विटी है, कितनी हिस्सेदारी है, उसको मिलाया प्लस लाइबिलिटी जोड़ा और ये बन गया एसेट्स। ठीक है। पर्पस टू शो फाइनेंशियल पोजीशंस हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द कंपनी इज। मतलब नॉर्मली ये पर्पस यही है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी कितनी वीक है। ठीक है। ये यही शो करता है। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एसेट्स में कैश हो गया, कैश हमारी एसेट्स होते हैं, कैश में कंपनी के पास कैश भी होता है। मशीनरी हो गया 3 लाख। ठीक है। ये सारी एसेट्स है, कैश और मशीनरी। लाइबिलिटीज़ कंपनी का हो गया, लोन हो गया 2.5 लाख का। ठीक है। ओनर्स की इक्विटी हो गई 2,50,000 की। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कंपनी के पास 5 लाख का एसेट्स हो गया। मैं कहने के मतलब कंपनी के पास कैश है 2 लाख, मशीनरी है 3 लाख, तो एसेट्स कितने हो गए कंपनी के पास? 5 लाख के। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज़ कितनी है? 2,50,000। उसमें से अगर कंपनी के पास जितना है उतना ही तो खाएगी कंपनी, कहने का मतलब जितना है उतना ही तो शो करेंगे कहीं ना कहीं। अब कंपनी के पास मशीनरी है 3 लाख की। ठीक है। मशीनरी है 3 लाख की, कैश है 2 लाख का, तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है? 5 लाख की। ठीक है। अब भाई 5 लाख की है, तो 5 लाख में से 5 लाख, इस 5 लाख में से उधारी तो 2.5 लाख की है। कहीं भी उधारी, क्या क्या पता मशीनरी उधारी पे हो। ठीक है। तो 2.5 लाख की उधारी है और ओनर्स का खुद का पैसा जो इसमें लगा हुआ था वो है 2.5 लाख रुपए। तो कहने के मतलब ओनर्स की जितनी उधारी है और ओनर्स का जितना इक्विटी है, दोनों को जोड़ लिया तो कंपनी का एसेट्स निकल के आ गया, है ना। एग्जाम्पल देने के बाद मतलब कि कंपनी के पास कैश है 2 लाख रुपए, मशीनरी है 3 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए कंपनी के पास एसेट्स है। भाई ये आए भी तो कहीं से आए होंगे। 2 लाख क्या है? 2 लाख हो सकता है ओनर्स की ओनर कैश लेके आया हो इक्विटी के रूप में, तो कंपनी के एसेट साइड में कैश आ गया। ठीक है। अब 50,000 रुपये की उधारी हो ओनर्स की इक्विटी में। ठीक है। ओनर्स इक्विटी लेके आया है 2.5 लाख। ठीक है। 2,50,000 में से कैश आया, कहने का मतलब 2,50,000 में से 2 लाख रुपए तो कंपनी के पास कैश आ गया। अब बचे
2,50,000 रुपये की और उधारी, मतलब बचा 3 लाख। तो उस 3 लाख का क्या करा होगा, ठीक है, कंपनी की 3 लाख का कंपनी ने मशीनरी खरीद ली होगी उधारी पे, कंपनी ने मशीनरी खरीद ली होगी। नहीं समझ आ रहा, अभी रुक जाओ। लाइबिलिटीज़ है 2.5 लाख की, ठीक है, मतलब कंपनी की उधारी है, कंपनी के पास उधारी है 2.5 लाख की। तो भाई उधारी 2.5 लाख की है तो 2.5 लाख को कहीं तो यूटिलाइज किया होगा, इतना समझो। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर्स अपना खुद का कैपिटल लेके आ रहा है, कितना, 2.5 लाख रुपये। तो ओनर्स ने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट में अपनी दिखाया कि 2.5 लाख रुपये मेरे खुद की इक्विटी है। अब वो 2.5 लाख में से उसने क्या करा होगा, कहीं तो पैसा लगाया होगा कंपनी में, तो कंपनी का कैश दिखा रहा है 2 लाख। हम मान लेते हैं कि 2.5 लाख में से 2 लाख तो कंपनी के पास कैश ही पड़ा है, ठीक है, और 2.5 लाख रुपये और उधारी करी थी, और प्लस बचा हुआ 50,000 ओनर्स की इक्विटी का उसने क्या करा होगा, मशीनरी खरीद ली होगी, ठीक है। तो इसलिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स हो गई हमारी 2 लाख प्लस मशीनरी बन के हुआ 5 लाख। और कैसे बना ये, उसमें से इस 5 लाख में से 3 लाख की 2.5 लाख की उधारी है, वो दिखा दिया हमने, और 2.5 लाख की क्या है, ओनर्स की इक्विटी है, ओनर्स का जितना कैपिटल लेके आया था वो है 2.5 लाख। तो दोनों मिला के 5-5 लाख हो गए। बस यही शो करना होता है, एसेट्स इज इक्वल टू बैलेंस शीट, दोनों को मैच करना होता है। जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से तो काम चल रहा होगा। अब वो पैसा या तो खुद का भी हो सकता है और उधारी भी हो सकती है। 2 तरीके से पैसा हुआ, एक खुद का लेके आया और एक उधारी लेके आया, दोनों को जोड़ के वो बिजनेस चला रहा है। अब वो उस बिजनेस में क्या चल रहा है वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है। उधारी और अपने खुद के कैपिटल से उसने क्या करा, उसने एक मशीनरी खरीदी, उधारी पे खरीदी, कितने की मशीनरी, 2.5 लाख की, और अब बचा कितना पैसा है, कैश पैसा पड़ा हुआ है, ओनर्स लेके आया था 2.5 लाख, और 2.5 लाख की उधारी और करी, 2.5 लाख का बचा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 लाख की मशीनरी खरीद ली और बचा कैश हमारे पास 2 लाख, यही तो दिखा रहे हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज हाउ कैश इज मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है। कंपनी में कैसे कैश जो पैसा है किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, एक पूरा प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक प्रॉपर तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करता है कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, किस रूप में जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, उसके फेस होते हैं, वो भी मैं नीचे बताऊंगा। इट इज डिवाइड इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिवाइड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिवाइड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवाइड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या बोलता है हमारा, कैश फ्रॉम कोर बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या बता रही है ये कि पैसा कितना कहाँ से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। कंपनी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो करती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो किस चीज़ का, वो कोर बिजनेस से रिलेटेड होगा, कि जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कहने मतलब अगर टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कार बना रही है, तो कार बनाने में उसके रॉ मटेरियल से लेके उसके आउटपुट तक जो भी खर्चा आ रहा है वो एक ऑपरेशन का खर्चा है। रॉ मटेरियल बनाने से, इनपुट से लेके आउटपुट तक, आउटपुट से लेके सेल तक जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, इन सारे पीरियड में वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है, ठीक है। इसी साइकिल में होना चाहिए पैसा, मतलब सर्कुलेट होना चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं जो कंपनी का मेन बिजनेस है, ठीक है। ये नहीं कि कंपनी ने क्या कहते हैं बाहर जाके, मतलब कंपनी ने कोई कूड़ा वूड़ा, मतलब कंपनी का कोई स्क्रैप्स पड़े थे, कंपनी ने वो बेच दिया, ठीक है, तो वो स्क्रैप बेचना कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उसे इंक्लूड नहीं करते हम इसमें। जो कंपनी का मेन एक्टिविटी हो ना उसी को इंक्लूड करते हैं हम इसमें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बाइंग, सेलिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब कितनी एसेट्स खरीदी कंपनी ने, क्या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, कितना पैसा एसेट्स में लगाया
और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया। मतलब क्या हम बाय कर रहे हैं, क्या हम सेल कर रहे हैं, क्या पता हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हमने क्या करा, एसेट्स खरीदी, कोई एसेट्स खरीदी, या कहीं इन्वेस्टमेंट करा, या किसी एसेट्स को बेचा, या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा। अगर कंपनी चल रही है, कंपनी के पास पैसा होता है, तो पैसे को वो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी तो करती है। जो इन्वेस्टमेंट करती है प्रॉफिट के बाद, जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है कंपनी का, वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाते, उसे हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो कंपनी ने कितना इन्वेस्ट कहाँ पर करा, कितना इन्वेस्टमेंट तोड़ा, कितना इन्वेस्टमेंट बेचा, कितना इन्वेस्टमेंट बाय करा, कितनी एसेट्स बाय करी, कितनी एसेट्स सेल करी, वो सारा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो तभी हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते तभी हमें कैश फ्लो भी बोलते हैं। भाई कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है, कितना कंपनी के पास पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना कंपनी के पास पैसा आ रहा है और जा रहा है, किस किस तरीके से आ रहा है, क्या कंपनी बिजनेस कर भी रही है, या पैसा बस कंपनी बाहर से किसी और एक्टिविटी से निकाल रही है। अगर कोई कंपनी चल रही है तो उसका ऑपरेशन से पैसा आना ज़रूरी है, तभी वो कंपनी का एग्जिस्ट कहलाता है कि कंपनी एग्जिस्ट है। अगर कोई कंपनी है किसी नाम से बता रही है कि वो ये धंधा करती है, बिज़नेस करती है, मगर वो बिज़नेस चला ही नहीं रही है, वो अपने प्रॉफिट कहीं और से इन्वेस्टमेंट करके चला रही है, तो वो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। उसमें पता लगेगा कि कंपनी तो अपना बिज़नेस ही नहीं कर रही है, उसके अदर एक्टिविटीज़ में पैसा घुमा रही है। ठीक है, तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना भी ज़रूरी होता है कि हमें पता लगता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें पता लगता है कंपनी के प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो तभी तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इट मीन्स मतलब बढ़िया है कंपनी इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ रही है तो मतलब कंपनी खुद डूब रही है कि वो अपने बने बनाए इन्वेस्टमेंट भी तोड़ रही है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी चेक करनी पड़ती है कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है भाई। अब एक कंपनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, कंपनी है, कंपनी चल रही है, कंपनी बहुत सारे काम करती है, कंपनी लोन्स भी लेती है, लोन्स देती भी है, उधारी देती भी है। उधारी किसको देती है, अपने वेंडर्स को। अब क्या कहते हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर ने क्या करा, क्या करती है टाटा मोटर्स, गाड़ी बनाती है, गाड़ी बना रही है, गाड़ी बेच रही है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, उसके डीलर्स होंगे जो बाहर मार्केट में होंगे। मार्केट में डीलर्स क्या कर रहे होंगे, मार्केट में डीलर्स क्या कहते हैं, हो सकता है क्या कहते हैं, उनसे पैसे उधारी पे ले रहे हो, मतलब सामान उधारी पे ले रहे हो, जैसे उनके पास सेल हो जाए वो पैसा लौटा दे। क्या पता कंपनी अपने डीलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो गाड़ियाँ दे रही है, अपने वेयर हाउस से निकाल रही है, वो क्रेडिट बेसिस पे दे रही हो। हो सकता है ना यहाँ से उधारी पे देना जा रहा है, मतलब कि हमने अपना माल बनाया और बना के हमने उधारी पे दिया। अब वो डीलर बेचेगा, आगे बेच के पास उसके पास पैसा आएगा, वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम उसे इनकम मान लेंगे, रेवेन्यू हम मान लेंगे। समझे। ठीक है, पहले हमने क्या करा, उधारी दे दी, हमने उसे डेटर्स में दिखा दिया। डेटर्स क्या होते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं सामान, जब हम किसी को सामान उधार पे देते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। मतलब किसी के पर हमारा पैसा है उधारी पे, हमने दिया है, वो हमारे राइट से लेने के उसके, तो वो डेटर्स कहलाता है। ठीक है, तो कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने डीलर्स को उधारी पे लॉट भेजे अपने कार के। ठीक है, अब वो जो उधारी पे वो जो लॉट्स है वो हमारे डेटर्स हैं सारे। अब वो पैसा पे करेगा वहाँ से, जब वो उसका सेल हो जाएगा और वो पैसा पे करेगा तो वो हमारी इनकम बन जाएगी, हमारा रेवेन्यू बन जाएगा। क्या समझे, हमारी इनकम बन जाएगी, समझे ना। तो ये सब एक्टिविटी, क्या कंपनी ने कितना उधारी पे माल दिया, कितना उधार पे दिया और कितना उधार लिया। अब कंपनी बिजनेस चला रही है, रन कर रही है, रन करने के लिए भाई मैं सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ऑर्डर आ गया बड़ा, पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, आगे से उधार उठाएगी। उधार कहाँ से उठा सकती है, बैंक से उठाएगी, इंस्टीट्यूशन से उठाएगी। ठीक है, या तो अपने शेयर होल्डर से उठाएगी, अपने शेयर्स इशू करके। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें शो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रेजिंग और रीपेइंग लोन, इशूइंग शेयर, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पर्पस क्या है, टू शो द लिक्विडिटी पोजीशंस एंड कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी।
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी shows change in owners capitals like retained earning, new shares issue or dividend paid. Purpose to show how owners are wealth changing over times. और notes to account क्या कहलाता है? These are explanations and extra details supporting the main financial statement like accounting method, depreciation policies, contingencies etc. ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं, उसे हम नोट टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। मतलब जब बैलेंस शीट बनेगी ना, बैलेंस शीट के नीचे एक फुटर नोट में नीचे एक स्टार मार के नोट टू अकाउंट्स में लिखा होगा वो बात। मगर दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका भी। तो वो कौन सी चीज़ है? जैसे कंटिजेंसी लाइबिलिटी होती है। कंटिजेंसी लाइबिलिटी क्या होता है? कंटिजेंसी लाइबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटी में नहीं शो होता। वो जब बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट के नीचे फुटर नोट पे स्टार मार के नोट टू अकाउंट्स में लिखा होता है उसके बारे में। कंटिजेंस लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है? कंटिजेंस लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो कि कंपनी का फ्यूचर लॉस हो सकता है या तो फ़ायदा हो सकता है, कुछ पता नहीं है, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर्स। कंपनी का कोई ऐसा है जो फ्यूचर में कंपनी को पैसा देना पड़ जाए तो वो पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है भैया, उसे वो कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं कि कितना अमाउंट है कि अगर वो हो जाए तो कंपनी को उतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, मतलब पता नहीं वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मगर तब भी कंपनी कंटिजेंस लाइबिलिटीज़ मेंटेन करके चलती है, अपना फुटर नोट में शो करके दिखती है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दे, किसी ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि इसके प्रोडक्ट में खराबी थी, इसके प्रोडक्ट में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब कुछ लॉस हो गया, उसका कुछ मिसहैपनिंग हो गई। तो ठीक है, अब एक कस्टमर ने केस कर दिया। अब उस कस्टमर ने क्लेम करा कि भैया 3.5 करोड़ का जो भी है मेरा क्लेम है। अब 3.5 करोड़ अगर मेरे लॉस की कीमत है जो मैंने गवाया इनके प्रोडक्ट को यूज़ करके, उस प्रोडक्ट की कीमत उसका में लॉस हुआ 3.5 करोड़ तो क्लेम किया। अब 3.5 करोड़ क्लेम करने की तो केस चलेगा कोर्ट में। तो ऐसे जब कोर्ट में केस चलते हैं जो कि डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, जो उसका रिजल्ट आएगा कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ हम कंटिजेंस लाइबिलिटी में फुटर नोट में शो करते हैं। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी ये चीज़ होती है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, जैसे कि कंपनी ने क्या पॉलिसी मेथड फॉलो किया है, डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किया है, वे सब हमारे फुटर नोट्स में शो होते हैं। ठीक है। पर्पस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरिटी बिहाइंड द नंबर्स। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं, कौन देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? तो सबसे पहले तो भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग, रिटेलर्स लोग, जो इंडिविजुअल्स कैटेगरी में आते हैं ना, जो खुद ट्रेड करते हैं या जो ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करवाते हैं, तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब जो भी ट्रेडर्स है, इसको रिटेलर्स की कैटेगरी दी जाती है। ठीक है। रिटेलर्स की कैटेगरी वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर जो भी इन्वेस्टर, रिटेलर्स हो या FIIs हो या DIIs हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, हर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने की जरूरत पड़ती है। तो ये यूजर्स हैं। इन्वेस्टर्स है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। भाई एक इन्वेस्टर बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे पैसा लगा रहा था, फिर वो तो बेवकूफ़ है ना। तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, तुम पैसा लगाने जा रहे हो कंपनी में, तो तुम एक समझदार बंदे हो या बेवकूफ़ बंदे हो? खुद जज करना। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को, तो क्या तुम उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसा डूब जाएगा भाई। क्या पता कि एक बंदे ने पैसा डाला हो कंपनी में, अब तुमने पैसा डाल दिया, हाँ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा है नहीं, कंपनी बस एक बंदा बैठ के पैसा डाले जा रहा है। आपने देखा अरे भैया शेयर्स तो बढ़ रहे हैं, आ जाओ, आपने भी डाल दिया उसमें पैसा। अब कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कंपनी के पास बचा कुचा कैपिटल है, कोई एक बंदा चला रहा है। अब आपने भी देखते हुए हाँ शेयर्स बढ़े जा रहा है, आपने भी पैसा डाल दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी नहीं। तो जब बढ़ा हुआ शेयर एकदम से कैसे जाएगा नीचे धड़म, जब वो बेच देगा तो
तुम्हारा पैसा पूरा डूब जाना है। समझे? इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? हमें बताता है कंपनी के शेयर्स महंगे हैं या सस्ते हैं। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना कंपनी रन कर रही है, बिजनेस रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या कंपनी की स्थिति वैसी है कि हम इसके शेयर जो मार्केट में जिस रेट पे चल रहा है, क्या मैं उस रेट पे खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, या ओवर वैल्यू है, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दिखा रखी है। एक्चुअल में तो होनी चाहिए इतनी वैल्यू, मगर बुक में दिखा रखी है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू, और कंपनी का स्टेटस भी नहीं है। तो ऐसी कंपनी में जब आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे डूब नहीं है। दैट इज़ मतलब कन्फर्म कि वो तो भाई अगर बिजनेस रन नहीं करता, वो तो मार्केट में वो पैसा बहुत ज़्यादा ऊपर रेट पे शेयर्स के वैल्यू है, और उस हिसाब से कंपनी के बुक्स के अकाउंट्स नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है वैसा, तो पैसा तो गिरना ही गिरना है, शेयर प्राइस तो गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। और इसके यूजर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स ज़रूर देखते हैं। जो एक अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डीप में चले जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे कंपनी की एक एक चीज़ को खोल के देखेंगे कि कंपनी का कितनी वर्थनेस है, कंपनी में कितनी इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से इसने शेयर कितने रुपए के रखे हुए हैं। ठीक है, और हाँ, शेयर्स ऐसा नहीं कि कंपनी के ओवर वैल्यू शेयर्स हैं, बट अब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अच्छे हैं, मगर कंपनी के शेयर्स महंगे हैं। क्यों है? क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू इतनी ही रखती है, इससे ज़्यादा रखती है, क्योंकि वो एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा होना है। ऐसी कंपनी जो एक्सपेंड ज़्यादा करती है, भाई उसके महंगे हो सकते हैं शेयर, हो सकते हैं, क्योंकि भैया उसका फ्यूचर गोल, अभी करंट स्टेटस भी उसका अच्छा है, करंट फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, और फ्यूचर में पता है, जैसे कि जोमेटो भैया, जोमेटो अब तो इटर्नल हो गया नाम। तो जोमेटो ऐसी कंपनी है कि हाँ, जोमेटो स्विगी ऐसी कंपनी है कि हाँ, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि भाई फ्यूचर ग्रोथ इनका बहुत है। पता है कि एक टाइम ऐसा आना है कि हाँ, लोगों को अगर बाहर जोमेटो में अगर पैसा लगाना है, तो हाँ पता है लोगों को कि ये कंपनी ग्रो इसलिए करेगी क्योंकि आज की डेट में बैठे बैठे घर में किसी को खाने का मन है, कुछ भी खाने का मन है, खाना नहीं बन रहा, तो वो बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और गिनी चुनी इंडिया में कंपनी है, और यही पूरे मार्केट को कैप्चर कर रही है, तो इनका फ्यूचर ग्रो है। तो हाँ, इनके ओवर वैल्यू हो सकते हैं, मगर फ्यूचर में प्राइस भी बढ़ सकते हैं इनके शेयर्स के। ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, to provide transparency and clarity behind the numbers, users of financial statement investors to decide whether to invest or not. ठीक है, मैनेजमेंट्स टू प्लान एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। मैनेजमेंट्स होती है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद जो कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट है, वही तो डिसीजन ले सकती है कि भैया कहाँ पे दिक्कत आई है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस लो हुई हैं, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स गिरे हैं, तो कहाँ दिक्कत है, किस जगह दिक्कत है, कहाँ कमी है, जहाँ पर हम सुधार करें। कि आज की डेट में एआई इंप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी एआई इंप्लीमेंट कर रही है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, अब जो कंपनी मैनुअल वर्क कर रही है, अब वो कंपनी में मतलब डिजिटल वाला ज़माना है, मैनुअल में काम होगा स्लो काम हो गया, कॉन्टैक्ट्स होंगे स्लो, रिलेशनशिप होंगे स्लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स भी स्लो, रिलेशनशिप भी स्लो, बिजनेस भी स्लो। अब वही चीज़ को अगर तुम उसे ऑटोमेशन में डाल दोगे, ऑटोमाइज करोगे, कुछ टूल्स के यूज़ करोगे, तो भैया रिलेशन भी बड़े हो जाएंगे कि जो कस्टमर्स आने हैं, मतलब डिजिटली तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो रिलेशन भी अच्छा बन गया। ठीक है, मैनेजमेंट का सिस्टम भी अच्छा हो गया। तो एआई इम्प्लीमेंटेशन कंपनी आज की डेट में ज़्यादा ग्रो कर रही है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और टाइम कम लग रहा है, बट एक टाइम का कॉस्ट है, बट उसके बाद कंपनी के सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो कंपनी चेक करती है कि हाँ, हमारे फाइनेंशियल्स में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों सेल्स कमी हो रही है, क्या दिक्कत आई, किस जगह पे प्रॉब्लम आई। तो वो चेक करने के बाद मैनेजमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड बैंक्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे कंपनी उधार लेती है, बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कोई हो गए जिनसे वो उधार ले रही हैं, और कोई कंपनी को उधार दे रहा है, कोई बैंक अगर उधार दे रही है,
तो किसी को ऐसे थोड़ी ना पैसा दे देंगे। अब एक कंपनी है, मुंह उठा के चले जाए, बोले कि भाई हमें पैसा दे दो, तो क्या पैसा दे देगी बैंक? नहीं देगी। बैंक क्या चेक करेगी? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी, पूरे के पूरे बुक्स अकाउंट चेक करेगी, देखेगी कि क्या कंपनी का स्टेटस है, क्या कंपनी पैसा पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब कंपनी पैसा पे कर पाएगी तभी तो बैंक उस कंपनी को उधार देगी। अब एक ऐसी कंपनी है जो चल रही है अपनी जिंदगी, मतलब चल रही है रुक रुक के, इधर उधर से पैसा लेके, अब खुद ही पहले से डूबी हुई है, ऑलरेडी पहले से बहुत सारे से उधारी है। ठीक है, तो क्या बैंक उसको लोन दे देगी? नहीं। प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस में है कंपनी, क्या बैंक उसको पैसा देगी? दे सकती है, और बात अलग है, अलग क्राइटेरिया होता है, मगर माइट भी पॉसिबल कि वो ना दे पाए। ठीक है, और कौन होते हैं? गवर्नमेंट्स एंड टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब हमारी गवर्नमेंट और इनकम टैक्स ऑफिस वाले। भैया हम बिजनेस चला रहे, तो गवर्नमेंट्स को भी रिक्वायरमेंट है ना कि हाँ आप दो, सेबी हो गई, ये सब इसमें आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस वाले हो गए, सैबी हो गई, इन सबको क्या चाहिए? ये सब भी देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की, क्योंकि उनको भी जानना है कि क्या चल रहा है कंपनी में। दैट्स इट। तो ये हमारे यूजर्स होते हैं। चलो आओ हिंदी में पढ़ते हैं, क्या है हिंदी में। फिर उसके हिंदी में वित्तीय विवरण शुरू से पढ़ा, अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा था और इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी हिंदी वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, फिर हिंदी वाली लैंग्वेज यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल वित्तीय विवरण स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय स्थिति का लिखित रिकॉर्ड होता है। इनसे पता चलता है कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्च कर रही है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मुख्य उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का सही चित्र दिखाना। वित्तीय विवरण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, लाभ हानि खाता, यह बताता है कि कंपनी ने कितनी कमाई, कितनी इनकम की और कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंस किया। अंत में दिखाता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सूत्र शुद्ध लाभ इज इक्वल टू कुल आय माइनस कुल खर्च। उद्देश्य कंपनी के प्रदर्शन क्षमता, परफॉर्मेंस दिखाना। उदाहरण, अगर आय 10 लाख और खर्च 7 लाख है तो लाभ 3 लाख। बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति विवरण, यह बताती है कि कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, और उस पर कितना बकाया है, लायबिलिटीज़। संपत्ति, देनदारियां प्लस स्वामी की पूंजी। उद्देश्य कंपनी के वित्तीय मजबूती दिखाना। उदाहरण, संपत्ति 5 लाख, देनदारी 2.5 लाख, स्वामी पूंजी मतलब ओनर्स कैपिटल 2.5 लाख। तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारा संपत्ति बन गई। देनदारी और स्वामी पूंजी, कितना पैसा देना है और ओनर्स के पास कितना पैसा है, दोनों को मिला दो तभी तो बनेगा कैपिटल, तभी तो बनेगा एसेट्स। ठीक है, संपत्ति तभी तो बनेगी। एक इंसान के पास कितना पैसा है, कितना उधारी, उन दोनों को जोड़ दो तभी तो उसकी संपत्ति है, वही है कंपनी का। कैश फ्लो स्टेटमेंट यह बताता है कि कंपनी में नकदी कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। 3 भागों में विभाजित: संचालन गतिविधियां, ऑपरेटिंग, व्यापार की दैनिक नकदी, निवेश गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, संपत्ति खरीदना या बेचना, वित्त गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन लेना या शेयर जारी करना। उद्देश्य कंपनी की लिक्विडिटी, नकदी स्थिति को जानना। उद्देश्य क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लगता है कंपनी की क्या नकदी स्थिति क्या है। स्वामी की पूंजी में परिवर्तन कितना हुआ है, विवरण कितना हुआ है, मतलब ओनर्स कैपिटल में बदलाव कितना हुआ है। पूंजी में परिवर्तन विवरण यह दिखाता है कि स्वामी की पूंजी में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, लाभ हानि, डिविडेंड आदि। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना डिविडेंड्स मिला, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताते हैं। खातों के नोट्स टू अकाउंट्स, यह नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? यह अतिरिक्त जानकारी देती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया है,
कंपनी के फुट ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा होगा कि कंपनी ने कौन सी डेप्रिसिएशन पॉलिसी मेथड यूज़ किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पर, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई गई आदि। इनका उपयोग कौन करता है? निवेशक, इन्वेस्टर, निवेश निर्णय के लिए, प्रबंधन, मैनेजमेंट, योजनाएं और नियंत्रण के लिए, बैंक व ऋणदाता, क्रेडिटर्स, ऋण देने की क्षमता जांचने के लिए, सरकार, गवर्नमेंट, टैक्स और कानूनी अनुपालन के लिए। इन समरी स्टेटमेंट पर्पस हिंदी मीनिंग इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि दिखाता है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशंस, वित्तीय स्थिति दिखाता है। कैश फ्लो शोज कैश इनफ्लो आउटफ्लो। स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोज ओनर्स कैपिटल्स मूवमेंट। नोट्स टू अकाउंट एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर क्लैरिटी, स्पष्टीकरण व जानकारी। तो आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब इसकी एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, कैसे पीएनएल अकाउंट बनता कैसे है, इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, कंपनी का एक एग्जांपल उठाऊंगा, उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उस क्वेश्चन में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना, बैलेंस शीट कैसे बना, एक कंपनी की कैश फ्लो कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से पीएनएल अकाउंट बन रहा है, इनकम स्टेटमेंट बन रही है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बन रही है कंपनी की, उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएंगे कि कंपनी की कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शो कर रही है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या शो कर रही है, कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या शो कर रही है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता लग गया। ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, केस स्टडी लूँगा, उठाऊँगा किसी कंपनी का और उसे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही था कि मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया है कि क्या चीज़ होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज ही अब हम इसे क्लोज़ करते हैं इस मॉड्यूल को। आज इस मॉड्यूल का पार्ट आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरे को आपको लगे कि आज कुछ इसमें नॉलेज मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अच्छे लगे, तो मेरी वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जो 12th पास करे हैं, जो कॉमर्स से हैं, नॉन कॉमर्स के हैं, ग्रेजुएट बच्चे जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट डीपली, जो फ्यूचर में कभी मतलब लॉस तो नहीं, कहने का मतलब एक सेफ़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की। तो ये नॉलेज उनके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त, आपका टीचर देवराज मंडल अलविदा लेता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।